जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब इस अध्याय से इस चैप्टर से हम आज देखेंगे। इसके साथ ही इसमें एक और चैप्टर में इंक्लूड किया हूं, वो है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। वो भी इसमें मैं इंक्लूड किया हूं। 2 चैप्टर इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आधुनिक भारत का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस अध्याय से हमेशा एक न एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इसलिए काफी ध्यान से देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब और उसके बाद क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर से। यह आधुनिक भारत का दूसरा वीडियो होगा और पहला वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। इससे पहले प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है अध्यायवार, और मध्यकालीन भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज सीरियल वाइज वीडियो अपलोड है और उसके लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? कौन था जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे? ऑप्शन ए में है सरफराज खां, बी में मुर्शिद कुली खां, सी में अलीवर्दी खां, डी में सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर बी सही है, मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। और मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बनता है। और उस समय मुगल सम्राट कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। ये सुजाउद्दौला होते हैं मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्रता रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां होते हैं। कौन है? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। सुजाउद्दौला इसके दामाद थे जो बंगाल का सूबेदार बनते हैं किसके समय में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। लेकिन अंतिम जो मुगल सम्राट द्वारा चुने गए थे वो कौन थे? वो मुर्शिद कुली खां थे, परंतु सुजाउद्दौला मुगल सम्राट द्वारा नहीं चुने गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, स्थापित नहीं किया, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। ये प्रश्न समझने की है। एक प्रश्न आएगा कि स्थापित किया और यहाँ पर प्रारंभ किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने का प्रारंभ किया? तो 4 ऑप्शन था। बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, या 1857 की स्वतंत्रता का संग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्लासी का युद्ध था, जो प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ, और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना चाहिए। जबकि बक्सर के युद्ध को देखें तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। और 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, ये तो दिया हुआ है ही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को यदि हम लोग देखें
तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1700 कहाँ गया, यहाँ पर है, 1790 से 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये चारों ऑप्शन मैंने करवा दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब, 1790 से 1792। आंसर मेरा क्या है, प्लासी का युद्ध मेरा सही आंसर है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। और मैसूर की तीसरी लड़ाई 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक होता है। और 1857 की क्रांति तो दिया हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने का काम किया था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर। प्रश्न नंबर थर्ड में कहा जा रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, किसके युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी में है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी में है मुंगेर का युद्ध, ऑप्शन डी में है वांडीवास का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बक्सर का युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी, प्लासी का युद्ध में, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला, सॉरी ये बक्सर का युद्ध नहीं होगा, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला शामिल हुए थे। और वांडीवास का युद्ध देखें, वांडीवास का युद्ध देखें, वांडीवास का युद्ध है जो आपको 1760 में हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध। तो चलिए, और बक्सर का युद्ध हम लोग देखेंगे 1764 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यह हमसे प्रश्न पूछा है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहते हैं, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन दिए हुए, बिहार में, आंध्रा में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो 1757 में लड़ा गया था। 23 जून 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। यदि 60 में देखें हम लोग क्या देखे थे 60 में, तो 60 में था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। तो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था, वो चार ऑप्शन है, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब था वो मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। कौन थे, मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे और मीर कासिम थे जो मीर जाफर के दामाद से, कौन थे, दामाद थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित या संस्थापित किया था। देखिए वो प्रश्न क्या था कि उसमें पूछा गया था कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ की गई थी। ये हमसे प्रश्न पूछा गया था, वो वाला जिसमें उसका आंसर था प्लासी का युद्ध। क्या ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ की गई थी उस युद्ध के बाद। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 9वें प्रश्न में कि वो कौन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के
भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया गया या स्थापित किया गया, वो कौन सा युद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा रहा बक्सर का युद्ध, बी में प्लासी का युद्ध, सी में वांडीवास का युद्ध और डी में पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध था जो अंग्रेजों को वो भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध के बारे में आप यदि जानेंगे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1700 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 20 नहीं 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें मीर कासिम अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अंग्रेजी सेना ने किसको परास्त किया था? तो त्रिकुट सेना को। त्रिकुट सेना किसे बोलते हैं? तो मीर कासिम को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, जिसे शाह आलम द्वितीय को जफर भी कहते हैं। शाह आलम जफर नहीं, शाह आलम द्वितीय अलग हुए और बहादुर शाह जफर अलग हुए, 1857 में मिलेंगे। तो शाह आलम द्वितीय को जो त्रिकुट सेना में शामिल थे, इन तीनों सेनाओं को परास्त किए थे। कौन? तो अंग्रेज परास्त किया था। और अंग्रेज सेना का जो सेनानायक था वो कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो थे। उन्होंने इस युद्ध को अपनी अध्यक्षता में लड़े थे। वो सेनानायक कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध में कौन सेनानायक थे अंग्रेज की तरफ से? तो वो हेक्टर मुनरो थे। ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व संस्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान मिला है, निर्णायक युद्ध साबित हुआ है। यदि हम इसमें प्लासी का युद्ध देखें तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में। और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था? तो चार ऑप्शन है, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यदि देखें अंग्रेजी सेना द्वारा पूछा जाए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि इसमें से हम बक्सर का युद्ध देखें, चार ऑप्शन में बक्सर के युद्ध में ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? चार ऑप्शन है, बक्सर का युद्ध की लड़ाई। तो ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध की लड़ाई मेरा सही आंसर होगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1760 में हो गया, 1757 में हो गया प्लासी की लड़ाई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को देखें हम तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था जो आपको 1845 से लेकर के 1845 से 1849 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चला था। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1767 से लेकर के 1779 ईस्वी तक चलता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो उसी प्रकार फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध। तो अभी हमने बक्सर का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बारे में बता दिया है। पानीपत का युद्ध का हम लोग बोलेंगे तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यदि द्वितीय युद्ध के बारे में हम बोले तो 1556 में हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, और तृतीय युद्ध के बारे में बताएं तो 1761 हो जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से, भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? कौन सा युद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए में बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी में प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी में बांडीवास का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को सबसे आधिपत्य के रूप में जाना जाता है। तो हमने सभी को बता दिया है। और ये बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। फिर आपको श्रीरंगपट्टनम का युद्ध होगा
92 से 93 के बीच में, 90-92 के बीच में ये श्रीरंगपट्टनम के बीच युद्ध होता है, जो इसमें माना जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध था। आंग्ल मैसूर युद्ध का ही यह हिस्सा था श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। 90 से 92 के बीच में होता है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, 90 से 92 के बीच में, 1790 से 92 के बीच में। और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और इसी के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध त्रिगुट सेना के बीच में हुआ था। एक त्रिगुट सेना में कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम थे, मीर कासिम, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दिल्ली के सुल्तान थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब को हम देखें तो बक्सर की लड़ाई के समय काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 4 ऑप्शन है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमाउद्दौला। तो देखिए इसमें क्या बताता है, बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। इसका आंसर सही होगा मीर जाफर, इसलिए कि जो अंग्रेज थे, जो बंगाल के नवाब मीर कासिम हुआ करते थे, उसे हटा करके मीर जाफर को बना दिया गया था। और इसी के विरुद्ध में बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेजी सेना के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए में फर्रुख सियार, ऑप्शन बी में शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी में शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी में सुजाउद्दौला। कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1765 में इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी, अगस्त 1765 में दूसरी संधि हुई थी, उस समय शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया तथा इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे नवाब ने छोड़ दिए और शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थापित कर दी थी। कब? कंपनी को 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। उस समय फरमान जारी करके मुगल बादशाह कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों के हाथ में दीवानी स्थापित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कहा जा रहा है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी बंगाल के नवाब ने प्रदान की थी। बंगाल के नवाब नहीं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। बंगाल का नवाब नहीं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे जो 1765 में दीवानी प्रदान कर देते हैं। कौन सा? बंगाल, उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी का? प्रश्न में कहा गया है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी का? शाह आलम द्वितीय द्वारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान की गई थी 1765 में। 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड कर्नवालिस थे, लॉर्ड विलिस्ली थे या विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर से एक बार रॉबर्ट क्लाइव बनते हैं 1765 से 67 तक 2 साल के लिए। तो वो उस समय बंगाल, बाहर ये कौन थे? उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा।
18 में, प्रश्न नंबर 18 में, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के? तो हम लोगों ने अभी प्रश्न देखा था, तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा भी है और हमने लिख के भी बताया था कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 12 अगस्त 1765 को हमने ये लिखा था। 12 अगस्त 1765 को उन्होंने दीवानी प्रदान कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे अपना बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? 4 ऑप्शन है, मोहम्मद रजा खां, बी में सिताब राय, सी में राय दुर्लभ और डी में सैयद गुलाम हुसैन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। मुर्शिदाबाद का किसे, मोहम्मद रजा खां को, मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। अब बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को उप दीवान, मुर्शिदाबाद या बंगाल के लिए किसे बनाया था उप दीवान? तो मोहम्मद रजा खां को। जबकि बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। बिहार के लिए किसे चुना गया था? सिताब राय को। राजा सिताब राय को बिहार के लिए दीवान चुने गए थे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 की ओर कहा जा रहा है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 में जब दीवानी प्रदान कर दिए गए थे बंगाल, उड़ीसा और बिहार का, तब वो किस जनजाति के संपर्क में आए? ऑप्शन ए में गारो, ऑप्शन बी में खासी, सी में कहा जा रहा है कुकी और डी में टिप्पन टिप्पन राह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया, फिर उसके बाद कौन सा लड़ गया? यदि हम देख ले, इसमें हम यदि देखें वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में वांडीवास का युद्ध। यदि हम प्लासी का युद्ध देखें तो 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, वो कालानुक्रम हमको समझाना है। उसके बाद यदि हम अंबर का युद्ध देखें, अंबर का युद्ध 1700, अंबर का युद्ध 1700, अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 में अंबर का युद्ध, 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा था। उसके बाद बक्सर का युद्ध देखे तो 1764 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार हमको समझाना है। तो इसमें हम यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले अंबर का युद्ध आएगा। किस में है? बी में और डी में है। उसके बाद कौन आएगा? अंबर के युद्ध के बाद में आएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध और फिर बांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो 18वीं शतक में लड़े गए युद्धों का क्रम है वो अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। वो कौन फ्रांसीसी सेना थे जो 1760 में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुए थे? 4 ऑप्शन है। एक में है कॉन्ट लाली, बी में है फ्रांसीसी मार्टिन और डी में डुप्ले और सी में डुप्ले और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि ऑप्शन नंबर 2 में ही हमें निकल रहा है कि वो कॉन्ट लाली थे। कौन थे? कॉन्ट लाली थे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो बांडीवास के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? कॉन्ट लाली पराजित हुए थे। फ्रांसीसी सेनापति थे कॉन्ट लाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो जो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, किसके किसके बीच हुआ था, ये हमसे पूछा गया। तो बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। एक फ्रांसीसी के मध्य एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध किसका किसके मध्य? फ्रांसीसी सेना के मध्य और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर आयरकुट थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉन्ट लाली
कॉन्ट डी लाली द्वारा किया जा रहा है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कॉन्ट लाली, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में आयरकोट। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फ्रेंच एवं ब्रिटिश, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फ्रेंच ने किसके बीच हुआ था ये हमसे पूछेगा, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। फ्रेंच ने ब्रिटिश को नहीं हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो वांडेबास का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का, तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव का, ये तो गलत है, मीर कासिम के विरुद्ध क्लाइव का था। और वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। फ्रांसीसी युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर तब, ये काफी छोटा डेट याद रखना है यार, 1764 में, समझे ना, छोटा डेट याद रखना है, इससे पूछता है। 1764 में हुआ था ये बक्सर का युद्ध। किसके किसके बीच? अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये त्रिकुट सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। फिर उसके बाद हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना के आयरकुट थे और फ्रांसीसी सेना के कौन थे? तो फ्रांसीसी सेना के कॉन्ट लारी थे। चिलियान वाला का युद्ध 1849 में होता है। चिलियान वाला का युद्ध कब होता है? 1849 में। चिलियान वाला युद्ध होता है 1849 में, ठीक है। और चिलियान वाला युद्ध अंग्रेजी सेना, चिलियान वाला युद्ध होता है अंग्रेजी सेना के नेतृत्व लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था, जबकि सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। चिलियान वाला युद्ध किसके किसके बीच होता है? सिख सेना के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच होता है। तो और ये कब हुआ था? 1849 में। 1849 में। यदि हम चिलियान वाला के युद्ध के बारे में देख लिए, अब यदि खुर्दा के युद्ध के बारे में हम लोग देखें तो खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ाई हुआ था। निजाम थे, उनके विरुद्ध मराठों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? बी मेरा सही आंसर। ये मिलान सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। इस चैप्टर का ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग तैयार करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोग को हमारे बताए हुए प्रश्न यदि आप लोग को अच्छे लगे हो, समझ में आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो कौन थे जो भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेज को विरोध किए थे? 4 ऑप्शन है। मराठा, बी में मुगल, सी में राजपूत और डी में सिख। तो वो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मराठा थे जो अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध किया था। सबसे अधिक अंग्रेजों का विरोध करने वाला कौन थे? मराठा थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली चैप्टर क्यों चलते हैं हम लोग? चैप्टर क्या? क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इससे भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम लोग देखेंगे और उस पर काम करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी बना कर देखिएगा दोस्तों कितना बनता है। तो फिर चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है इसमें पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि राजा रंजीत सिंह के जन्म के बारे में देखें, 13 नवंबर 1780 में राजा रंजीत सिंह का जन्म होता है। सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर। कहाँ? सुकर चकिया मिसल। प्रश्न पूछा भी गया है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित है महाराजा रंजीत सिंह। और इनके घर होता है महासिंह के घर इनका जन्म होता है, ठीक है। और इनके हाथ में
महाराजा रंजीत सिंह और औरंगजेब अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1800 नवंबर में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच होती है, ये भी प्रश्न पूछा था, इंपॉर्टेंट चीज है। तो महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में। और रंजीत सिंह को सतलज नदी के उस पार का जो क्षेत्र है महाराजा रंजीत सिंह को दे दिया जाता है। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह के क्षेत्र में कौन था, श्रीनगर आता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर, राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। अभी हम जस्ट बताया था कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो ये प्रश्न इसमें पूछ लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताएं कौन सा आंसर होगा। अभी जस्ट हमने बताया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सुकरचकिया मिसल है, तो महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन था, अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी लाहौर थी। लेकिन धार्मिक राजधानी यदि कहा जाए महाराजा रंजीत सिंह के, तो वो अमृतसर थी धार्मिक राजधानी। परंतु महाराजा रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी या कार्यकारी राजधानी कौन थी, तो वो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये राजधानी बनाने का भी काफी दिलचस्प बात है कि 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वापस जाते समय उसकी जो तोप था चिनाब नदी में गिर गई थी। किसके, जमान शाह का। तब रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा करके और वापस भिजवा दिया जमान शाह के पास, और इस सेवा के बदले में जमान शाह ने उसे यानी महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी थी। उसी समय 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपने राजधानी बनाया था। तो ये राजधानी लाहौर पर को राजधानी बनाने का ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जाता है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? तो कोहिनूर हीरा पंजाब के अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब के अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष सिख मिसलों का अधिकार हो गया। अफगानों की आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए अवसर मिल गई 1800 में, और 1809 ईस्वी में स्वयं कश्मीर और पेशावर अधिकार कर लिया था राजा रंजीत सिंह ने। और इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी। कौन? शाह सुजा ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है मेरा शाह सुजा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। शाह सुजा ने रंजीत सिंह से काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी थी, और इसी सहायता मांगने के क्रम में जब उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर की हीरा भेंट किया गया था। रंजीत सिंह को कहा जाता है कोहिनूर ए नूर, कोह ए नूर कहा जाता है कोहिनूर को। तो ऑप्शन नंबर ए किसने दिया था? शाह सुजा ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा है? किसने कहा था ऐसा कि ईश्वर की इच्छा है थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं। देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। महाराजा रंजीत सिंह का यह कथन था। किनका? महाराजा रंजीत सिंह का कथन था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन ए में हरि सिंह नलवा, बी में खड़क सिंह, सी में शेर सिंह और डी में नौनिहाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने थे, और 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? 4 ऑप्शन है, खड़क सिंह, बी में शेर सिंह, सी में नवनिहाल सिंह या डी में दलीप सिंह।
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दलीप सिंह थे जो सिखों के अंतिम राजा थे, यानी अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य की अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। कब से? 43 से 1843 से 49 तक दलीप सिंह ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में कहा है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निर्धन पेरिस में हुआ था। यही सत्य है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, दलीप सिंह के बारे में यह सत्य है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा सिख साम्राज्य के अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था, नौनिहाल सिंह था, रंजीत सिंह था, शेरशाह था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दलीप सिंह था सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? कौन था जो 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो 4 ऑप्शन है, H.M. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों थे जो 3 के सदस्य में नहीं थे। कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी नहीं थे। तो 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया था पंजाब पर शासन करने के लिए, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस थे। कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस थे, और सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, और एक और कौन थे? चार्ल्स ग्रेविन मानसेल थे। ये 3 सदस्य थे, परंतु रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी और H.M. एलियट नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन ए एंड डी दोनों मेरा आंसर होगा। क्या होगा? ए एंड डी दोनों आंसर मेरा सही होगा। ये दोनों नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 67 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? मैसूर युद्ध 67 से 66 से 67 69 में हुआ था। 66 या 67 भी कहा जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें हैदर अली विजय हुआ था। कौन? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। कब? 1767 से 69 में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 69 में। ये प्रश्न 66 कह रहा है, नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ था। निजाम, मराठा और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध त्रिगुट संधि था। ये तीनों मिलकर हैदर के विरुद्ध लड़े थे, परंतु हैदर अली की सूझबूझ से और हैदर अली इस त्रिगुट सेना को पराजित कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? कौन लड़े थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हैदर अली थे। और हैदर अली मार्च 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि करते हैं उनकी सेना के साथ। कौन सी? मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ही किया जाता है। कौन सा युद्ध में? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हम यदि देखें दोस्तों तो 3 मैसूर युद्ध हुआ था। 3 मैसूर युद्ध हुआ था, 4 मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें से यदि हम देखें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये 1766 से 67 के बीच, 67 से 69 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हम देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक, 84 तक द्वितीय। ठीक है, प्रथम 67 से 69 द्वितीय ये हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को हम देखें तो 1700 तृतीय आंग्ल मैसूर जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम की युद्ध भी कहते हैं, 90 से 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, तो ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था, तो कौन सा ब्रिटिश जनरल था वो हमसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सर आयरकोट थे, जो आयरकोट था ब्रिटिश जनरल जो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। 1700 जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी था 1780 से 84 के बीच में। इसी युद्ध में 80 से 84 के बीच में, इसी युद्ध में 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा के मध्य युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेजी जनरल आयरकोट के बीच। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और पोर्टोनोवा के युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और वो पराजित हो जाते हैं। और इसका नेतृत्व उनके बेटे
टीपू सुल्तान के द्वारा फिर किया जाता है इस युद्ध को, जो बाद में जाकर के इस युद्ध में मंगलोर की संधि से समाप्त होती है यह युद्ध। कौन सी संधि से? मंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त होती है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होती है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन थे? बी मेरा सही आंसर है, सर एयरपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर सी में 4 में 14 में। प्रश्न नंबर 14 में कहा जाए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी, 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनवाया और यहाँ पर जैकोविन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वो कौन सा शासक था भारतीय शासक में? ऑप्शन नंबर ए में हैदर अली, बी में मीर कासिम, सी में शाह आलम द्वितीय और डी में टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान थे जो आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा जा रहा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? हैदराबाद में, बी में पोलीलूर में, सी में श्रीरंगपट्टनम में, डी में निजामाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, टीपू सुल्तान में 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के बीच 1792 में किया था। कब 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में किए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। चारों आंग्ल मराठा युद्ध हमने बता दिया। फिर से यदि हम देखें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को हम लोग देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखें तो 1767 से लेकर 1779 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये हुआ था 1790 से 92 तक, 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा? मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1769 ईस्वी में, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में, और तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 4 ऑप्शन है, तो अभी जस्ट हमने बताया 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध के साथ मारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 19 में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं, जीते थे। हैदर अली पराजित नहीं होते, जीते थे। तो 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यह भी गलत है। हैदर अली ने खुद पराजित हो गया था, उसी में हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, इसे मंगलोर की संधि हुआ था, और प्रथम में मद्रास की संधि हुई थी, तो ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये भी गलत है। टीपू सुल्तान, और ना ही टीपू सुल्तान जीते ना ही अंग्रेज जीता, अनिर्णायक रहा। और इसमें मद्रास की संधि होती है, सॉरी, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें इस समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल थे कार्नवालिस थे। ठीक है, और इसमें
श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के साथ ही इस 17 तृतीय आंग्ल मसूरी युद्ध को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चतुर्थ आंग्ल मसूरी युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया तथा युद्ध के मध्य दिग्बंध हुए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है, बेगम बेग समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेग समरू ने कहा एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरगना में, कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, सरगना में। बेग समरू 1753 से 1736 ईस्वी 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरगना में करवाया था। कहा? मेरठ के निकट सरगना में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में कहा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये गलत है। अली मर्दान खां ने नहीं राजस्व कृषि प्रदान की थी। बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खां को नहीं जाता है, जब बल्कि मुर्शिद कुली खां को जाता है। तो ये गलत है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर होगा। अली मर्दान खान ने नहीं किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। बाकी और 3 ऑप्शन देखें जो सब सही है। बी में कहा जा रहा है, महाराणा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की थी, ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। याद रखने की जरूरत है, 14 जनवरी कब? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें 14 जनवरी 1761 में हुआ था, जिसमें तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव, मराठा सेना सदाशिव राव भाव के बीच होता है, न कि इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये भी गलत है। 1792 में होता है, 90 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु कब होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ऑप्शन कथन 3 में है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही है, कथन 3 सही है। तो हमसे पूछा कौन सही है, तो केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, पंजाब क्षेत्र एवं मैसूर राज्य से संबंधित अंतिम प्रश्न होगा, और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को हमारे बताए हुए प्रश्नों को पढ़ने में मजा आया हो, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये हमें चुनना है। ऑप्शन ए में हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में थे, ये तो सही है। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध में कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। और कब? 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो और त्रिगुट सेना था, अंग्रेजी सेना और त्रिगुट सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध में, ये भी सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध तकरीबन 1816 के आसपास हुई थी, आंग्ल नेपाल युद्ध। उस समय कौन थे? आंग्ल नेपाल युद्ध में 1817 से 18 के बीच हुई थी आंग्ल नेपाल युद्ध। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली उस समय वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी में है लॉर्ड कर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये गलत है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कर्नवालिस के बीच नहीं हुआ था, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 के बीच हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और उस समय कार्नवालिस नहीं होंगे, कौन होंगे? हेस्टिंग होंगे। कौन होंगे? हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 के आसपास, उसी समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था 1817 से 18 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। बाकी सब आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है।
तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।